नीति आयोग से अब डीप में क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या है इसमें, नीति आयोग के बारे में क्या पूछ रहा है? क्या नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया है? तो सही है ये, नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया है योजना आयोग को। और सेशन बिल्कुल ठीक है ये। और रीज़न क्या दिया हुआ है कि ये बदलाव जो है वो वैश्विक दुनिया में आर्थिक नियोजन के लिए एक अधिक गतिशील और अपनाने योग्य दृष्टिकोण की ओर एक कदम दर्शाता है। तो दोनों ठीक है कि ये शिफ्ट क्या करेगा, मूव टूवर्ड्स अ मोर डायनेमिक एंड एडेप्टेबल अप्रोच। ठीक है, और ऑप्शन ए आंसर होगा इसका कि दोनों सत्य है, सही व्याख्या करता है। भागलपुर किस लिए जाना जाता है? सिल्क के लिए, टसर सिल्क। जमुई किसके लिए जाना जाता है? सोना के लिए। PYQ में से ही है ये। डीपी धर इसमें से क्या शुभारंभ किया था? तो उन्होंने बिहार में 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना स्टार्ट की थी डीपी धर ने। सेम असेशन रीजन का क्वेश्चन है और असेशन दिया हुआ है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। रीजन क्या दिया हुआ है? बुनियादी ढांचे का विकास, कृषि और मानव विकास पर सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। तो दोनों सही है और सही व्याख्या करता है इसका। पर्यटन नीति के बारे में पूछ रहा है। इसके अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए दी जाने वाली जो अधिकतम पूंजी है उस पर सब्सिडी कितनी दे रही है? तो सब्सिडी दे रही है सरकार 25%, 25% सब्सिडी दे रही है। काफ़ी फैक्ट था ये। अब ये पॉलिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पॉलिटी के क्वेश्चन इस वीडियो के लास्ट में होगा एक साथ। क्वेश्चन नंबर 71 है कि बिहार वैज्ञानिक की स्थापना कब हुई थी? बिहार साइंटिस्ट सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1868 में। बिहार के जगदीशपुर से कौन थे? 1857 के विद्रोह में। ये क्वेश्चन बार बार आता है। कुंवर सिंह थे, बार बार आता है ये क्वेश्चन। और निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान साल्ट पीटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था? बिहार। सेम साल्ट पीटर के लिए महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? बिहार। परमानेंट सेटलमेंट 1793 इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सबसे पहले कहाँ पर? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। ये क्वेश्चन है भागा जतिन क्या है? इनमें से इनके बारे में कौन सा कथन सही है? क्या बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, या ये जुबंतर क्रांतिकारी समूह से जुड़े थे और 1915 में बालासोर में ब्रिटिश बलों से लड़ते हुए शहीद हुए थे? तो जुबंतर क्रांतिकारी से जुड़े हुए थे, जुबंतर रिवोल्यूशनरी ग्रुप से जुड़े हुए थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान जो बदरुद्दीन तैयब जी थे, इनके बारे में क्या कथन सत्य है? क्या फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी इन्होंने, या राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और मुस्लिम एकता के बारे में इन्होंने कार्य किया? तो यही कथन सत्य है। बाकी और कथन इसके बारे में सत्य नहीं है। क्या किया था इन्होंने? ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये ही इसके बारे में फेमस है। इसके बारे में वर्क क्या किया था उन्होंने? वर्क एक्टिवली फॉर द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि इसको व्यवस्थित करना है कि कौन सा आयोग कब आया था। ये क्वेश्चन 77 में है कि कौन सा कब आया था? कैम्पबेल, लॉयल, स्ट्रेची, ये सब क्या है? अकाल आयोग। ठीक है, फेमिन कमीशन है। तो कमीशन कौन सा है? ऑप्शन डी सबसे पहले आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये 1878, मतलब इसमें स्ट्रेटजी, फिर ऑप्शन बी आ जाएगा। उसके बाद लॉयल क्या है? ऑप्शन सी आ जाएगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी सबसे लास्ट में क्या था? तो इसमें से एक आध याद कर सकते हैं, कैम्पबेल कमीशन, जो भी आपको इजी लगे एक आध याद कर सकते हैं। तो DBCD देखो क्या? ऑप्शन सी DBCD ये आंसर है। ठीक है, फेमाइन कमीशन का है, अकाल समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? Annie Besant, the Madras Theosophical Society, asserted that in ancient time Hindu women were educated and moved freely in society. क्या एनी बेसेंट ने महिलाओं की शिक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से घूमी थी? वो सत्य है ये। और उत्तर भारत के आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया था, ये भी सत्य है। हंटर आयोग ने लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया था, हंटर आयोग ने। ऑप्शन सी। और ऑप्शन डी में बोला हुआ है कि केशव कर्वे जो थे उन्होंने हिंदू विधवाओं की शिक्षाओं के खिलाफ नहीं थे, उन्होंने इसके लिए काम किया था। तो इसमें से वही बताना था जो सही नहीं है, ये बताना था, इज नॉट ट्रू, सत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट में क्या है कि जब द्विराष्ट्र सिद्धांत का जोड़ पकड़ रहा था तब मार्ले मिंटो सुधार पर तंज कसते हुए कहा था कि पाकिस्तान का वास्तविक जो जन्मदाता है वो इकबाल नहीं है, जिन्ना भी नहीं है, मिंटो है वो। क्या है? जब टू नेशन थ्योरी वाज गेनिंग मोमेंटम, who taunted the Marley Minto reform by saying that the real originator of Pakistan was not a इकबाल और जिन्ना but मिंटो। तो किसने कहा था ये कि मिंटो है वो, इकबाल नहीं है? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। और ये मैच करना है
तो मूल शंकर किसका नाम था? दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती का कहाँ है? ऑप्शन 3 है। और नरेंद्र दत्त किसका नाम था? विवेकानंद का। ऑप्शन 4। गदाधर चट्टोपाध्याय, तो ये रामकृष्ण परमहंस का नाम था। ऑप्शन 1। और ये एलिजाबेथ, ये किसका था? भगनी निवेदिता। तो आंसर क्या आ रहा है? 3 4 1 2। 3 4 1 2। इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो सेम ही होगा। 3 4 1 2, ये ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। स्पेनिश फ्लू है जो 1918 में आया था, स्पेनिश फ्लू। तो सबसे पहले स्पेनिश फ्लू कहाँ पे आया था? मुंबई में। मुंबई में। सहमति आयु में पूछ रहा है एज ऑफ कंसेंट एक्ट, तो इसके बारे में क्या कथन है? क्या ये पारसी सुधारक बहराम जी मालावारी थे, उन्होंने इसकी वकालत की थी एज ऑफ कंसेंट एक्ट सहमति आयु 1891 की, या अधिनियम में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाली इसको समर्थन प्राप्त था इसका? तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जो कि इसमें भी समझ में आ रहा है इजीली कि क्या जो बहराम जी मालावारी थे उन्होंने इसकी वकालत की थी, और जो बाल गंगाधर तिलक थे क्या इसके समर्थन में थे? तो नहीं, बाल गंगाधर तिलक इसके समर्थन में नहीं थे, इसके विरोध में थे। तो केवल ऑप्शन 1 ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन? सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? क्या डचों ने गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर अपने कारखाने गोदाम स्थापित किए थे? अल्फांसो डी अल्बुर्बर्ग, इन्होंने बीजापुर सुल्तान से गोवा छीना था। तो ये तो बहुत फेमस है इनके बारे में, तो ये तो 100% ट्रू है। ठीक है, ये 100% ट्रू है। और विजयनगर साम्राज्य में एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर मद्रास में कारखाना स्थापित किया। किसने भाई? किसके बारे में पूछ रहा है? तो हिंदी में तो यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं है, देखो इंग्लिश में बोला हुआ है इसमें, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और हिंदी में लिखा ही नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। स्टेब्लिश्ड अ फैक्ट्री एट मद्रास ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज्ड फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो ट्रू है। अल्फांसो डी अल्बुर्बर्ग, इसका भी ट्रू है, उन्होंने क्या कैप्चर किया था? बीजापुर सुल्तान से गोवा कैप्चर किया था, ये भी ट्रू है। और फर्स्ट स्टेटमेंट को ये रॉन्ग मान रहे हैं, लेकिन एक बार मुझे बताइएगा, मैंने सर्च किया तो ये राइट स्टेटमेंट है। आपको पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। और फर्स्ट को ये रॉन्ग मान रहे हैं, आयोग का आंसर है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, ऑप्शन 1। ये तो आंसर क्या आ जाएगा? स्टेटमेंट बी। मैं आपको ऑफिशियल आंसर दिखा देती हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर क्या है? 83। तो ये 83 मैंने हाईलाइट कर दिया है। क्या ये ऑप्शन देख पा रहे हैं आप? 83 ठीक है, ये ऑफिशियल आंसर है। और ये मैं दिखा देती हूँ आपका, ये ऑफिशियल बिहार डाउनलोड किया हुआ है मैंने, ताकि आपको आयोग क्या आंसर मान रहा है वो मैं बता सकूँ। लेकिन मैंने सर्च किया है इसके बारे में, तो इसके बारे में ये ऑप्शन ए भी सही बता रहा है। और आप मुझे बताइएगा इसके बारे में अगर आपको कुछ पता हो तो, ठीक है, कि क्या डचों ने गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर ऐसा किया था। नेक्स्ट चलते हैं 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84, इसमें से कौन सा नेता है जो बिहार में चंपारण के दौरान महात्मा गांधी से जुड़े रहे? तो वो राजेंद्र प्रसाद है। ये इजी क्वेश्चन था। और 85 क्वेश्चन में जो असहयोग आंदोलन था, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था, उसको ऑफिशियल रूप से कब स्थापित किया था? औपचारिक रूप से। तो ऑफिशियल रूप से कब? औपचारिक रूप से नागपुर अधिवेशन में 1920 में इसे स्थापित किया गया था। और ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86, कि समुद्रगुप्त को क्या बोला गया है? समुद्रगुप्त को बोला गया है परम भागवत। परम भागवत किस अभिलेख में बोला गया है? ये है आंसर है ऑप्शन ए, कि इलाहाबाद स्तंभ में, इस इलाहाबाद जो पिलर है, इंस्क्रिप्शन है, उसमें बोला गया है इनको। और 87 क्वेश्चन में है रॉक कट मंदिर पूछा हुआ है। रॉक कट मंदिर इसमें से कौन सा है? तो एलोरा का कैलाश मंदिर रॉक कट मंदिर है, एलोरा का कैलाश मंदिर। 88 क्वेश्चन है शिलालेख में कलिंग युद्ध किस शिलालेख में अशोक का? तो ये 13 नंबर का जो शिलालेख है, रॉक कट है, वो 30 नंबर का रॉक एडिक्ट में है ये। और 89 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षरों वाला एक लेख मिला है। हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षरों वाला एक संक्षिप्त लेख मिला है। कहाँ पे मिला है ये? धोलावीरा में। धोलावीरा में। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? क्वेश्चन नंबर 90 में शेर शाह एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है शेर शाह एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 47 सरकार्स, जिसमें चीफ सरकार किस लिए थे? लॉ एंड ऑर्डर के लिए। एंड चीफ मुंसिफ क्या थे? जज। वर द 2 ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन ईच सरकार। क्या ऐसा था क्या शेर शाह के बारे में? ईच सरकार वाज डिवाइडेड इनटू ने सेवरल प्रगनास, की अलग अलग प्रगनों में विभाजित था। क्या है शेर शाह के बारे में? क्या है? शेर शाह के साम्राज्य को क्या 47 सरकार में विभाजित किया गया था, जिसमें सिकदार और मुंसिफ थे। मुंसिफ, सिकदार किस लिए थे? कानून और व्यवस्था के लिए। मुंसिफ किस लिए थे? जज। इसके लिए 2 प्रभावी अधिकारी थे। क्या प्रत्येक सरकार को कई प्रगनों में विभाजित किया गया था? तो ये क्या है? ऑप्शन सी। दोनों कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 पे आते हैं कि मुगल मनसबदारी प्रथा के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पे पूछा हुआ है उन्होंने। उन्हें नगद के साथ साथ जागीरदारी भी दी जाती थी, उन्हें सशस्त्र बल बनाए रखने होते थे, उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। ऐसा था क्या?
तो ये गलत है और यही पूछा हुआ है उन्होंने कि सत्य नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। और उन्हें सशर्त मनसब दिया जाता था, तो ये भी सत्य है। ठीक है, क्या है कि मुगल मनसबदारी सिस्टम के बारे में पूछा हुआ है, जो कि ट्रू नहीं है, फॉल्स है। दे वर पेड इन टू कैश एज वेल एज जागीर्स, दे हैड टू मेंटेन आर्म फोर्सेज, दे कुडंट बी ट्रांसफर्ड। तो ऑप्शन सी रॉन्ग है और रॉन्ग ही पूछा हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन है, मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूरी करता था? तो मीर सामान थे जो शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूरी करता था। इंग्लिश और हिंदी में ये वर्ड सेम ही होगा, मीर सामान। बलबन के बारे में पूछा हुआ है कि कौन सा संबंधित नहीं है। चहलगाम तुर्क, ये बलबन से रिलेटेड थे। और रक्त और लौह की नीति, मामलुक वंश और पूंजी का हस्तांतरण। तो क्या था? ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, चहलगाम तुर्क सेम, और मामलुक डायनेस्टी, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। तो कौन सा है? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, पूंजी का हस्तांतरण जो है वो बलबन के बारे में नहीं था। 93 क्वेश्चन में है कि नील विद्रोह के दौरान जो है किसने कड़ी निंदा की थी और कृषकों का समर्थन किया था? तो इसमें से कड़ी निंदा और कृषकों का समर्थन किया था हिंदू पैट्रियाट ने ऐसा किया था न्यूज़पेपर ने। क्वेश्चन 95 में क्या है? हुज ओपन लेटर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी टू लॉर्ड कर्जन फोर्स द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट टू पब्लिश एन ऑफिशियल रिब्यूटल्स एंड आल्सो इनिशिएट रिफॉर्मेटरी इकोनॉमिक मेजर्स। किसने भाई ऑफिशियली बोला था कि भाई इसको छापो? लॉर्ड कर्जन को बोला था, खुले पत्रों में लॉर्ड कर्जन को बोला था और विवश किया था कि इस आधिकारिक खंडन को प्रकाशित करो, और करना पड़ा उन्हें। तो इसमें से कौन थे? आरसी दत्त। और कम बड़ी बात नहीं है अंग्रेजों को मजबूर करना, आरसी दत्त इन्होंने ऐसा किया था। और ये सही मैच नहीं है वो बताना है। खासकर पार्टी, अलामा मशरफी और आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, अलाल बख्श, सत्य है ये। खासकर पार्टी, अलामा मशरकी, ये भी सत्य है। खुदाई खिदमतगार सब जानते हैं, तो ये भी सत्य है। कृषक पार्टी का यहाँ पे क्या है? ये अब्दुल हक की जगह है ना, यहाँ पे फजूल हक आना चाहिए था। फजूल हक ने किया था, अब्दुल हक नहीं है, फजूल हक का था ये। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। 97 में है कि बख्तियार खिलजी ने 1202 से 3 में बंगाल पर आक्रमण करते हुए तिरहुत पर हमला किया। उसके बाद वहाँ के शासक थे राजा नरसिंह देव। उन्होंने इसके साथ क्या किया था? क्या वो युद्ध में मारे गए थे नरसिंह देव, या बंदी बनाकर निर्वासित कर दिया था, या कर देने पर सहमति जताई और उनका क्षेत्र उन्हें लौटा दिया गया? तो इसमें से क्या है? ऑप्शन सी, कि कर देने पर सहमति जताई और उनका क्षेत्र उन्हें लौटा दिया गया। बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? तो बिहार लीग की स्थापना इसमें से मोतिहारी में हुई थी। बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ की स्थापना जो है मोतिहारी में हुई थी। नेक्स्ट में है कि कौन से नेताओं का युग्म 1922 में मुंगेर में किसान सभा के आयोजन के लिए जिम्मेदार था? कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर, या स्वामी सहजानंद और कृष्ण सिंह? तो ऑप्शन बी, कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर। 1928 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष थे। बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष थे अनुग्रह नारायण सिंह। तो ये हमारा 100 नंबर तक ख़त्म होता है। बाकी टेस्ट भी जो भी एग्ज़ाम हुए हैं वो भी लाने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। 57 क्वेश्चन है कि कौन सा ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर नहीं थे? संविधान प्रारूप समिति के जो संविधान सभा में था उसके सदस्य नहीं थे। तो ये वीटी कृष्णामाचारी अलग है और टीटी कृष्णामाचारी अलग है। तो देखिए कितना क्लोज स्टेटमेंट दिया है। टीटी कृष्णामाचारी इसके सदस्य थे और ये डीपी खेतान की मृत्यु के बाद इन्होंने जगह लिया था, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद। तो आयोग ने आंसर ये दिया है, वीटी की जगह टीटी कृष्णामाचारी है। तो यही आंसर है, सदस्य नहीं थे पूछा हुआ इन्होंने। स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट में वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था? पोर्टफोलियो ऑफ कॉमर्स किसके पास था? यह CH भाभा के पास था। भारत में निवास कर रहा है कोई कनाडा का नागरिक, उसको इसमें से कौन सा अधिकार का दावा नहीं कर सकता? तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका दावा नहीं कर सकता वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1976 के 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कौन सा नहीं जोड़ा गया था? तो 48 क्या है? कल्याणकारी राज्य, एक तरह से वेलफेयर ऑफ स्टेट, ये 48 में है। और 39 में क्या है? 39A है फ्री लीगल एड्स, जो कानून तक जिसकी पहुंच नहीं है आर्थिक रूप से उनकी मदद करना, फ्री लीगल एड्स, ये 39A में है। 43A, ये मुझे ऐसे याद रखता है कि 3 है ना, 3 से ही उद्योग बनता है। अगर मैं उद्योग लिखूंगी तो ऐसे ही लिखा जाएगा ना, उद्योग। तो उद्योग में वर्कर्स का क्या है? जो पार्टिसिपेंट ऑफ वर्कर्स है उद्योग में, कार्मिकों की भागीदारी, ये D है।
तो ये तीनों जोड़े गए थे, ठीक है। 39, 39A और 38 तीनों जोड़े गए थे। और 39 में क्या है, 39 में समान वेतन पुरुष और महिलाओं का, इस तरह के है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये ऑप्शन ए। शॉर्ट में ही बता रही हूँ मैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं बता रही हूँ, ताकि एग्जाम का पैटर्न दिखे आपको क्या है। 61 क्वेश्चन में क्या है कि भारतीय संविधान में किसे न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति प्राप्त है, जुडिशियली रिव्यू। तो जुडिशियली रिव्यू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का किसी विषय पर कानून बना हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू हाई कोर्ट नहीं करेगा, सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट ही है। लेकिन कर दोनों सकते हैं जुडिशियल रिव्यू, और कानून अगर पहले बना हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट का कानून मान्य होगा। नेक्स्ट में दिया हुआ है 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति किसमें से किसमें है, कि एक ही राज्य के 2 हाई कोर्ट हो सकते हैं। तो इसमें से आर्टिकल 231 बताता है कि एक ही राज्य के 2 हाई कोर्ट हो सकते हैं। और नेक्स्ट में है कि उपराष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए थे, तो हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड, कौन थे इनमें से, वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। तो ये है मोहम्मद हिदायतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन में रैंकिंग दी हुई है और उसके हिसाब से अरेंज करना है। तो सबसे पहले इसमें से कौन सा आएगा, क्या क्या दिया हुआ है, सीजेआई, राज्यपाल, राष्ट्रपति, वो भी पूर्व राष्ट्रपति, और उप प्रधानमंत्री। तो राज्यपाल वो भी अपने राज्य का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, राज्यपाल अपने राज्य के, ठीक है, ये अपने राज्य का, ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले राज्यपाल आएंगे, उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति, ऑप्शन सी, पूर्व प्रेसिडेंट, पूर्व राष्ट्रपति, और पूर्व राष्ट्रपति के बाद कौन आएंगे इसमें, पूर्व पीएम नहीं है, उप प्रधानमंत्री है, ठीक है, डिप्टी पीएम है। तो पीएम आ जाएंगे और सबसे लास्ट में क्या आएंगे, सीजेआई। तो क्या पूछा हुआ है इसमें, सबसे नीचे सबसे लास्ट में कौन आएंगे, सीजेआई, ऑप्शन ए। द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा रिक्वायर्स, कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए किस तरह का बहुमत चाहिए, तो साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, पूर्ण बहुमत, विशेष बहुमत। तो ऑप्शन बी है, सिंपल ही बहुमत चाहिए होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इफेक्टिव मेजोरिटी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या भारतीय इनोवेशन है, इंडियन इनोवेशन है, ये हमारा खुद का इनोवेशन है क्या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, और क्या इसका उल्लेख जो है वो नियमावली में नहीं दिया हुआ है। तो हम इसके बारे में पढ़ते रहते हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ये पढ़ते रहते हैं हम इसके बारे में, क्या इसका उल्लेख नहीं है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा है, ये नियमावली की बात कर रहा है, ठीक है। तो नियमावली में है इसका उल्लेख, और ऑप्शन सही पूछा हुआ है इसमें, तो ऑप्शन केवल ए सत्य है, 2 गलत है। ऑप्शन ए कॉलिंग अटेंशन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एस्टिमेट कमेटी में पूछ रहा है कि क्या जॉन मिथाई समिति की सिफारिश पर लाया गया था ये कमेटी, और राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता इसमें। तो दोनों ठीक है कि राज्यसभा का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता इसमें एस्टिमेट कमेटी में, तो ये दोनों सही है, और जॉन मिथाई की सिफारिश पर ही हम ये लेकर आए थे, ऑप्शन सी। ये है मणिपुर के बारे में कि मणिपुर इसमें से किस आर्टिकल के अंदर में आते हैं, तो मणिपुर आर्टिकल 371C, मणिपुर आर्टिकल 371C। ये पॉलिटी का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या है ये, कमेटी दी हुई है और इनको अरेंज करना है कमेटी को। कौन कौन सी कमेटी, बलवंत मेहता कमेटी, बलवंत सबसे बलवान, और सबसे पहले तो बलवंत सबसे बलवान थे इसलिए इन्होंने तीन स्तरीय कमेटी बताई थी पंचायत के लिए। कौन सा, एक तो ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत, और एक था पंचायत समिति, और एक था जिला परिषद, ये 3 लेवल बताए थे। और सबसे पहले गठन किया गया था बलवंत राय का 1957 में। ये सब पंचायत से रिलेटेड। और GVK राव ये कब आए थे, 1985 में, 1985 में। इन्होंने भी पंचायत को मजबूत बनाने की सिफारिश की थी। अशोक दो ऐसे मैंने याद किया हुआ है, 2 क्यों, एक तो 77 आता है, ठीक है, इसे ईयर याद हो जाएगा आपको। और इन्होंने 2 स्तरीय, ठीक है, इन्होंने 2 स्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी। जैसे ये 3 स्तर है वैसे ही 2 स्तर इन्होंने बताया था, एक ग्राम पे और एक जिला पे, ठीक है। और एक थुंगन समिति जो लास्ट में बनता है वो 1989 में बनता है, 1989 में। और इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने भी यही कहा था कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है इन सब के मेहनत से। फिर 1992 में 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, और फिर 93 में लास्ट में क्या है, पंचायत को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें अरेंज करना है आपको। तो सबसे पहले क्या है, ऑप्शन 1, और लास्ट में क्या है 89, ऑप्शन 4,
तो फर्स्ट ऑप्शन ए, लास्ट में 4, तो आंसर तो हमारा डी आ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। और हमारा पॉलिटी ख़त्म हो गया है और हिस्ट्री और बिहार स्पेशल, ये तीनों हमने कर दिए हैं। आज नेक्स्ट पेपर देखते हैं कि कौन सा लेकर आ रहे हैं हम। जो भी रिसेंट 4-5 महीने में मैं कोशिश करूँगी जितना मैं ला सकूँ वो मैं लेकर आऊँ। थैंक यू।